नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था रिगार्डिंग दी राइट्स, जो हमारे अधिकार होते हैं वो कितने तरह के होते हैं मैंने बात किया था। वहाँ पर हमने बात किया था कि कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, कुछ हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं जो पार्लियामेंट ने हमें दिए हैं वाया लॉ, और हमने बात किया था व्हाट आर द लीगल राइट्स। ठीक है, तो उस वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ अधिकार के बारे में बात किया था, राइट्स के बारे में बात किया था। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 विच इज़ फ्रॉम द आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, सो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो जो आर्टिकल सबसे पहला है मीन्स द 12th आर्टिकल, ठीक है, वो क्या कहता है। इस 12th आर्टिकल में दी गई है डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन दी गई है? द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड नोन एज द स्टेट। यानी कि हम संविधान में आर्टिकल में हर जगह आर्टिकल्स में और कॉन्स्टिट्यूशंस में हर एक क्लॉज में, सेक्शंस में, शेड्यूल्स में हर जगह एक शब्द का यूज़ करेंगे एंड द वर्ड इज स्टेट। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट आखिर है क्या, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, नाउ एज यू नो कि एक जो किसी कोई एक जो एक शब्द होता है, ठीक है, कोई जो एक शब्द होता है उसका बहुत सारा कनोटेशन हो सकता है। कनोटेशन का मतलब क्या होता है? कनोटेशन का मतलब द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। द मीनिंग ऑफ ए वर्ड कुड बी मैनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट, क्लियर। नाउ द मीनिंग ऑफ द स्टेट कुड बी मैनी। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट कुड बी लेट्स से यूपी का स्टेट है, एमपी का स्टेट है, राजस्थान का स्टेट है, एक ये स्टेट हो सकता है। स्टेट एक सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकता है ना, ये भी तो एक स्टेट होता है। आपकी स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है, स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है ना, कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो स्टेट के कई सारे मीनिंग होते हैं, पर यहाँ पर स्टेट का क्या मीनिंग है उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अदरवाइज कोई कुछ भी समझ सकता है। सो दैट्स वाई हेयर द डेफिनेशन इज गिवन। ठीक, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं आर्टिकल 12। इसमें लिखा हुआ है इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि जब तक कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इसीलिए मैंने बताया था जैसे स्टेट के कई सारे मतलब हो सकते हैं, यूपी का स्टेट, एमपी का स्टेट, दिमाग की स्थिति, सॉलिड लिक्विड गैस का स्टेट, क्लियर। सो अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर नहीं होगा, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट आएगी इसमें, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंडिया का पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। अब डिफरेंस क्या है इसमें? पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। गवर्नमेंट का मतलब हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं दी एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। ना सो स्टेट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, यानी कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है यानी कि सेंटर की पार्लियामेंट हो गई, और स्टेट में जो लेजिस्लेचर है, ठीक, वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कराएगा। एंड ऑल दी लोकल्स एंड अदर अथॉरिटीज़, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। तो आर्टिकल 12 में देखा जाए तो तीन चीज़ों के बारे में बात किया गया है। पहला क्या बात किया गया है? द फर्स्ट इज कि जो भी गवर्नमेंट है सेंटर लेवल पे, ठीक है, गवर्नमेंट जो है सेंटर लेवल पे, यानी कि हम पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, सो पार्लियामेंट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। द सेकेंड इज जो भी गवर्नमेंट स्टेट के लेवल पे है, यानी कि हम स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। और थर्ड बात किया गया है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है 3 टायर सिस्टम की। ठीक, पहला सेंटर के लेवल पे, दूसरा स्टेट के लेवल पे, तीसरा लोकल के लेवल पे। और यही है क्या? द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट। एंड दीज ऑल थ्री जो टायर्स हैं, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ, सो व्हाट आई विल से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, और अगर इलेबोरेट किया जाए तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग।
ना यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। पहले मैंने 3 चीज़ें बताई। पहला क्या था? द गवर्नमेंट दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द सेकेंड इज द गवर्नमेंट दैट इज़ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, एंड द थर्ड इज द लोकल and other authorities within the territory or under the control of the government of India. So these three are the definition of state. Now what are the example we can consider? ये तो हो गया, ठीक। इसके अलावा और कौन सा स्टेट हो सकता है? सो लेट्स से जो भी PSU है या जो भी कंपनी है या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर गवर्नमेंट का क्या है? स्टेक है। क्लियर? गवर्नमेंट का शेयर है। ओके, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल SBI में क्या है? इट इज़ अ गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। सो गवर्नमेंट का उसमें स्टेक है। LIC वो भी क्या है? उसमें भी गवर्नमेंट का स्टेक है। क्लियर? SBI में गवर्नमेंट का स्टेक है, LIC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है। लोकल गवर्नमेंट तो मैंने बताया ही। पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं, जैसे लेट्स से PWD का ऑफिस हो गया, ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट के स्टेक में आता है। कहने का मतलब है कि वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज़ ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो गवर्नमेंट का है वो बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन में आता है। एज यू कैन से एज द एयर इंडिया। पहले, अब तो एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक, ये कर दिया है, बट पहले क्या था? पहले अर्लियर इट वॉज होली ओन्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? अब तो टाटा को बेच दिया, लिया भी टाटा ही से था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इंडियन एम्बेसीज हैं दे ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्लियर? एंड काउंसिलेट्स आउटसाइड द इंडिया विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्रिएटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फंडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? कहने का मतलब है जो इंडियन एम्बेसीज हैं और जो काउंसलेट हैं जो इंडिया से बाहर हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। वो या तो ईदर दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्बेसी एंड द कॉन्सुलेट? देखिए, एम्बेसी ऐसे समझ सकते हैं, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट काफ़ी बड़ा होता है। एम्बेसी मतलब क्या होता है? एम्बेसी इट हैज़ अ ब्रॉड सेंस। लेट्स से फ्रांस है, जैसे मोदी जी आज फ्रांस में गए, ठीक, तो फ्रांस की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में होगी, यानी कि फ्रांस के जो सिटीजन्स यहाँ पे हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी इशू है, तो दे कैन जस्ट गो टू द दिल्ली एम्बेसी। क्लियर? और इफ़ देयर इज़ एनी इशू रिगार्डिंग द पासपोर्ट तो दे कैन गो टू द दिल्ली के एम्बेसी। इट हैज़ द ब्रॉड पावर, ठीक। वहाँ पर एम्बेसी में कौन रहता है? दिल्ली के एम्बेसडर्स, फ्रांस के एम्बेसडर्स हैं वहाँ पर। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द काउंसलेट देन? काउंसलेट क्या होता है? यू कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ रीजनल और स्टेट ऑफिस। ये एक स्टेट ऑफिस है। कहने का मतलब है कि जो फ्रांस का एम्बेसी है वो तो आपको दिल्ली में मिलेगी, पर फ्रांस के जो काउंसलेट्स हैं वो आपको चेन्नई में मिल जाएंगे, वो आपको बेंगलोर में मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको मुंबई में मिल जाएंगे, तो वो हर जगह मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी एम्बेसी एंड दी काउंसलेट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बात किया अभी कि हमने बात किया कि व्हाट इज़ द आर्टिकल 12, ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इतनी चीज़ पर हमने बात किया। फिर से मैं बता दूँ, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी गवर्नमेंट की PSU हैं या कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्या है गवर्नमेंट का शेयर है या गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, ओके, वो सारी किस में आएंगे? स्टेट में आएंगे। प्लस कोई भी एम्बेसी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया फ्रांस की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में है, उसी तरह दिल्ली की एम्बेसी यानी कि इंडिया की एम्बेसी कहाँ पर होगी? फ्रांस में होगी। या जो भी क्या हैं, जो भी काउंसलेट्स हैं, सो दे ऑल थिंग्स, दिस ऑल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ state. Clear? So this is the definition of state. Now after the definition of state we come on the article 13. ठीक है, 12 में था it was definition of state. Now article 13 it states that the law inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. यानी कि अगर कोई भी लॉ कैसा है? इनकन्सिस्टेंट है या इन डेरोगेशन में है, एक वो कोऑर्डिनेशन कोरोलरी नहीं बना पा रहा है विद द फंडामेंटल राइट्स, सो उसके बारे में डिफाइन किया गया है। क्लियर? द फर्स्ट द आर्टिकल 13(1) says that all the laws in force in the territory of the India immediately before the commencement of the constitution so far as they are inconsistent with the provision of this part, that is the part 3, shall be extent of such inconsistency be void. कहने का क्या मतलब है कि ऑल द लॉज, क्या बात कर रहा है यहाँ पर बात कर रहा है ऑल द लॉज इन फोर्स, यानी कि जो भी लॉ फोर्स में आए थे, कब?
इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे ही कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ऑन दी 26 जनवरी 1950, तो जो भी लॉ फोर्स में आए थे, अगर वो लॉ क्या है, इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि वो एक कोरिलेशन नहीं बनाते हैं किसके साथ, विद द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट ऑल द दोज लॉज विल बी इनकन्सिस्टेंट एंड विल बी वाइड, उनको नल एंड वाइड करके उनको खारिज कर दिया जाएगा. इट वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट और इट विल बी नल एंड वाइड. क्लियर. तो ये बात की गई है, कोई भी ऐसा लॉ जो भी संविधान आने के बाद से फंडामेंटल राइट के साथ एक कोरिलेशन में नहीं है, इट विल बी वाइड. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज that the state shall not make any law which takes away or abridges the rights of conferred by this part, and the law made in the contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. देखिए मैंने बताया था आपको, आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग दैट इन इंडिया में क्या है, हियर इज द कोर्ट, वी हैव द कोर्ट एंड वी हैव द लेजिस्लेचर एंड वी हैव द एग्जीक्यूटिव. इसको हम लोग बोलते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स. व्हाट इज द लेजिस्लेचर, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. क्लियर. नाउ इफ अगर क्या कर रहा है, अगर लेट से जो कोर्ट है ये क्या करेगा, द कोर्ट विल बेसिकली ऑल दीज 3 ऑर्गन्स, ये ऑर्गन, 1 2 3, ऑल दीज 3 ऑर्गन्स विल do the check and balance of power, यानी कि जो भी पावर है उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे. क्लियर. नाउ अब यहाँ पर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हियर इज द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल बुक. क्लियर. नाउ दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल बुक. नाउ लेट्स से लेजिस्लेचर एक लॉ बनाती है, ठीक है, लेजिस्लेचर मेक्स अ लॉ, ये एक लॉ बनाते हैं और ये लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है. ठीक. तो उस कंडीशन में क्या है, कोर्ट ये कह सकती है कि भाई ये जो लॉ आपने बनाया है इट इज़ नल एंड वॉइड, यानी कि इसको हम हटा रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट अगर बात किया जाए एग्जीक्यूटिव, अगर एग्जीक्यूटिव भी कोई ऐसा एक्शन करता है, ठीक है, जिसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि एग्जीक्यूटिव यानी कि लेट से आपको पुलिस उठा के लेके विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज, ठीक है, सो ऑन दैट कंडीशन ऑल्सो कोर्ट कैन इशू वेरियस रेट अंडर द लेट से अंडर द हैबियस कॉर्पस. तो कहने का मतलब है चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वेदर इट इज़ एग्जीक्यूटिव और वेदर इट इज़ लेजिस्लेटिव, इफ़ एनी वन ऑफ दीज ऑर्गन्स ऑफ द इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो क्या कर रहे हैं, इफ़ दे आर वायलेटिंग the basic structure of the constitution, if they are violating the fundamental right of the individual, तो वहाँ पर जो कोर्ट है वो इंटरवेंशन करेगा. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इट. यही बोला गया है इन दी पार्ट 2 ऑफ दिस आर्टिकल 13 दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, यानी कि स्टेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर स्टेट का मतलब है फ्रॉम दी पार्लियामेंट, फ्रॉम दी लेजिस्लेचर. ओके, सो द लेजिस्लेचर शैल नॉट मेक एनी लॉ, कौन सा लॉ, विच टेक्स अवे और आर्बिट्स द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट को अगर कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है अगर वो आब्रिज करता है, ठीक है, और वो टेक अवे करता है, सो वो उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे नल एंड वॉइड. गेटिंग अ पॉइंट. ठीक. नाउ मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट. थर्ड पे लिखा हुआ है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. इसमें पढ़ते हैं. नाउ अ लॉ इंक्लूड्स, अब लॉ का मतलब क्या है, यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे बोला है ना कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो क्या करे, जो अब्रिश करे किसको, फंडामेंटल राइट. इस पार्ट में जो लॉ दिए गए हैं आपको, जो फंडामेंटल राइट मिले हैं, अगर उसको टेक अवे करता है, ले लेता है, ठीक है, ख़त्म कर देता है, तो वो जो लॉ है उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा बाई कोर्ट. तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा. अब आर्टिकल 3 में क्या, आर्टिकल पार्ट 3 में क्या बोल रहा है 13 के, कि जो ये लॉ बात कर रहा है, व्हाट इज दिस लॉ, व्हाट इज दिस लॉ. नाउ द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ इज गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ 13. नाउ व्हाट इज द लॉ, द लॉ इंक्लूड्स द ऑर्डिनेंस. तो अगर कोई भी ऑर्डिनेंस आ रहा है इट विल बी इंक्लूडेड अंडर द लॉ. ऑर्डिनेंस मीन्स इट्स लाइक यू नो दैट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर दे बोथ हैव द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 and the governor article under the article 213.
कैन मेक्स दी और कैन पास एनी ऑर्डिनेंस। बट द थिंग, ऑर्डिनेंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि एट दैट टाइम, लेट्स से गवर्नर है एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट इज पासिंग एनी ऑर्डिनेंस, सो एट दैट टाइम जो पार्लियामेंट है, सॉरी द लेजिस्लेचर जो हुआ वो फंक्शनिंग नहीं है, या उसका एक हाउस फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेजिस्लेचर के अगर दोनों हाउस फंक्शनिंग है, सो द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ। और पार्लियामेंट के केस में अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस फंक्शनिंग है, ठीक है, सिटिंग हो रही है, वर्किंग हो रही है, तो दे कैन मेक द लॉ। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के या गवर्नर के ऑर्डिनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फॉर द केस बीइंग, अगर लेट्स से द लोकसभा इज़ नॉट इन द फंक्शनिंग या राज्यसभा इज़ नॉट इन द फंक्शनिंग, ठीक है, या कोई ऐसा कुछ कॉज हो गया, लॉकडाउन लगा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो इन दैट कंडीशन द ऑर्डिनेंस कैन बी पास्ड बाय द प्रेसिडेंट, क्लियर, और द गवर्नर, क्लियर। और वो ऑर्डिनेंस का जो पावर होगा इट विल बी सेम एज द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर, क्लियर। तो दिस इज इट। पर हाँ, उसको दोबारा पास कराना पड़ेगा, उसके पूरा जो प्रोसेस है आई विल डिस्क्राइब दिस थिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ का मतलब है एनी ऑर्डिनेंस, या कोई भी ऑर्डर, और बाय लॉ, या कोई रूल निकाल दे, या कोई रेगुलेशन हो, या कोई नोटिफिकेशन हो, कोई कस्टम हो, ठीक है ना, और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया the force of the law. So this is all the definition of law. So in the definition of law there will be ordinances also, any order which is released by the government, any mandate by law, कोई रूल निकाल देती है गवर्नमेंट, कोई रेगुलेशन है, इफ़ देर इज़ एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, और इफ देर इज एन कस्टम, तो कस्टम भी किस में आएंगे, द कस्टम विल ऑल्सो इंक्लूड इन दी डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है। हो सकता है द कस्टम इज लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस कस्टम, स्पिरिचुअल कस्टम्स, ठीक है, लोकल कस्टम, जस्ट लाइक यू हर्ड अबाउट दी सैक्रेड ग्रूव्स, ओके, सैक्रेड ग्रूव्स, इसको जैसे उत्तराखंड में फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, देव भूमि, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, सैक्रेड ग्रूव्स क्या है, सैक्रेड ग्रूव्स में, सैक्रेड ग्रूव्स जो एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसको कट नहीं कर सकते आप, कट नहीं कर सकते। तो ये जो डेफिनेशन है कि आप इसको कट नहीं कर सकते, वैसे तो फॉरेस्ट को आप कहीं नहीं कर सकते, इट इज़ स्टेटेड इन दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सैक्रेड ग्रुप को इसलिए भी नहीं कट कर सकते बिकॉज इट इज़ अ कस्टम, कस्टम इन द सेंस कि वहाँ पर एक मान्यता है, देयर इज़ अ रिलीजियस बिलीफ कि देयर इज़ अ गॉड रिसाइड, और दिस इज़ दी अबोर्ड ऑफ द गॉड, ओके, अबोर्ड ऑफ द गॉड, तो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट कट इट, तो इट इज़ अ कस्टम, गेटिंग अ पॉइंट। Next is the uses in the territory having the law in the force. Clear? So this is the definition of the law. Now moving forward, the part B of the 13 says that the law in the force include the law passed made by the legislature. ठीक, यानी कि जो लॉ इन फोर्स है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, अगर वो लेजिस्लेचर पास कर रही है और कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि जो लॉ है, जो फोर्स में लॉ आया है, ऐसा नहीं कि कोई भी लॉ पास कर देगा, द थिंकिंग इज द लॉ इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, या फिर और कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है। लेट्स से सीबीआई ने कोई लॉ बना दिया, ईडी ने कोई लॉ बना दिया, क्लियर, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ने कोई लॉ बना दिया, सो दे ऑल आर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, ईदर दे आर दी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और ईदर दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बट दे आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्लियर। नाउ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, तो इनको पहले से रिपील नहीं किया हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ or any part thereby may not be in the operation either at all or in the particular area, clear। तो यानी कि जो लॉ है, ठीक है, ये उस टाइम पे ऑपरेशनल नहीं होना चाहिए किसी और एरिया में, क्लियर। अब बात करते हैं द पार्ट 4 ऑफ द आर्टिकल 13, ठीक। जो पार्ट 4 है, ठीक है, इसको ऐड किया गया था बाय द 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971, ठीक है। तो इसको ऐड किया गया था वाया दी 24th ऑफ अमेंडमेंट 1971, ठीक। लॉ क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर द आर्टिकल 368, मीन्स इसमें जिस लॉ की बात कर रही है, जो भी हम लॉ की बात कर रहे हैं कि लॉ कौन बनाएगा, रूल कौन बनाएगा, ठीक है, और
किस ग्राउंड पे वो वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, दिस इज़ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ बन रहा है ना, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट दिस लॉ इज़ नॉट दी लॉ एज डिस्क्राइब्ड इन दी 368। यानी कि ये जो एक्ट बनेंगे जिसके तहत कोई भी नियम निकलते हैं ना, उसके लिए एक्ट बनता है, पहले बिल आता है फिर एक्ट बनता है। ठीक है, तो जो बिल आया और उसके बाद एक्ट बना, तो ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम जो ये पावर्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट हैं, उनको अब्रिज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि इस आर्टिकल में जो भी बताया गया है, ठीक है, इस पार्ट 3 में जो भी बताया गया है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज प्रोवाइडेड इन दी आर्टिकल 368। क्लियर? हाँ, बट तो आर्टिकल 368 से क्या कर सकते हैं? क्या आर्टिकल 368 के अंतर्गत हाँ जो पार्लियामेंट है, कैन द पार्लियामेंट टेक्स द फंडामेंटल राइट? यस, द पार्लियामेंट कैन टेक द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? अभी मैं और आपको डिफाइन जब आगे करूँगा, देन आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ द पार्लियामेंट गिवन द सुप्रीमेसी टू द आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C ओवर द आर्टिकल 14 एंड 19 एंड 31। तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना आप समझिए कि इस आर्टिकल में, यानी कि यहाँ पे जो लॉज दिए गए हैं, दिस नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट को भी हाँ पार्लियामेंट बिल्कुल ले सकती है फंडामेंटल राइट को, बट द थिंग इज दैट दी इफ द पार्लियामेंट इज टेकिंग द फंडामेंटल राइट, और तो वो ठीक है, वो ले सकती हैं, बट द थिंग इज जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है, वो डिस्टॉर्ट नहीं होना है। और उसका कनोटेशन कौन देगा? हु विल गिव दी कनोटेशन ऑफ द लॉ? अगर कभी भी कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है हमें कि लॉ की डेफिनेशन क्या है या कौन सा नियम सही है कौन सा नियम गलत है, सो वे लुक एट द रूल बुक। ठीक है, वे लुक एट द रूल बुक एंड द रूल बुक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड हु इज़ द इंटरप्रेटर? हु इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान का इंटरप्रेटर कौन है? द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिफाइन करेगा कि कौन सा लॉ जो कि लेजिस्लेचर बना रहा है सही है या गलत है, इसके बारे में प्रॉपर बात करेगा। ठीक है, सो इन दिस वीडियो को हम इतनी रखते हैं। इसमें हमने आर्टिकल 12 के बारे में बात किया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात किया और थोड़ा सा लॉ के बारे में बात किया। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी राइट टू इक्वालिटी। ठीक, राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट टू इक्वालिटी और इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।